मजहर कलीम एमए की इमरान सीरीज जिंदा साए 8वां बाब। इमरान सर अब्दुल-रशीद से मिलने के बाद सीधा सर सुल्तान की रिहाइश गाह पर पहुंचा। सर सुल्तान आजकल बीमार थे, इसलिए दफ्तर से रुखसत पर थे। इमरान ने कार सर सुल्तान की कोठी के पोर्च में रोकी और फिर आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और मुलाजिम ने सर बाहर निकाला। फरमाइए। मुलाजिम ने करख लहजे में सर से पैर तक इमरान को देखते हुए पूछा। वो शायद नया था, क्योंकि इससे कबल इमरान ने उसे कोठी पर नहीं देखा था। किसी फिल्म का कोई गाना सुनवा दो, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। गाना, फिल्म? मुलाजिम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम ही तो कह रहे थे कि फरमाइए। अब जब मैंने फरमाइश की तो तुम अब फिर पूछ रहे हो। भाई, फिल्म का गाना नहीं सुनवा सकते तो पॉप सॉन्ग सुनवा दो। हमें तो गाने से मतलब है, चाहे फिल्म का हो या पॉप सॉन्ग हो। इमरान ने यूं इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया जैसे वो यहां आया ही गाना सुनने हो। आपका दिमाग दुरुस्त है, मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा। मुलाजिम को शायद इमरान की बातों पर गुस्सा आ गया था, और चूंकि वो अच्छे तनतोष का मालिक था, इसलिए जाहिर है हाथ चलाना भी जानता होगा। ओहो, ये कोई पागल खाना है जहां बिगड़े हुए दिमाग दुरुस्त किए जाते हैं? मैं तो समझा था कि सर सुल्तान की कोठी है। तुम पागल खाने के कोई दरबान हो, या तुम भी मेरी तरह दिमाग दुरुस्त कराने आए थे? इमरान ने मजाका उड़ाने वाले लहजे में कहा। वाकई तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, दरबान ने आपे से बाहर होते हुए कहा, और उसने तेजी से आस्तीन चढ़ानी शुरू कर दी। इमरान उसे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि मुलाजिम आगे बढ़ता, अचानक पुराना मुलाजिम साइड वाले दरवाजे से बाहर आया और इमरान को खड़ा देखकर ठिठक गया। इमरान साहब, आप? मुलाजिम ने बड़े मौदबाना अंदाज में कहा। हाँ भाई, तुम्हारी याददाश्त ठीक काम कर रही है। मेरा नाम इमरान ही है। शायद तुम अपना दिमाग दुरुस्त करा के वापस जा रहे हो। मुबारक हो। इमरान ने खुश होते हुए कहा। नया मुलाजिम पुराने मुलाजिम की बात सुनते ही खुद ब खुद रुक गया। दिमाग दुरुस्त है? क्या कह रहे हैं आप? मुलाजिम ने हैरान होते हुए पूछा। इन दरोगा साहब से पूछो जो मेरा दिमाग बगैर किसी मशीन के सिर्फ हाथों से ठीक करना चाहते हैं। इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फजलू? इमरान साहब बड़े साहब के खास आदमी हैं, आप आइए मेरे साथ। साहब इस साथ वाले कमरे में मौजूद हैं। पुराने मुलाजिम ने नए को डांटते हुए कहा, और फिर साइड वाला दरवाजा खोलकर अदब से एक तरफ हट गया। मजबूरी है जनाब फजलू साहब, अब जाहिर है इस बिगड़े हुए दिमाग के साथ ही बड़े साहब से मिलना होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इस कमरे का दरमियानी दरवाजा खुला हुआ था और दूसरे कमरे में रोशनी हो रही थी। इमरान जानता था कि सर सुल्तान की लाइब्रेरी है, जहां वो अक्सर मुताले में मसरूफ रहते हैं। इमरान जब दरमियानी दरवाजे में पहुंचा तो उसने सर सुल्तान को आराम कुर्सी पर बैठे एक मोटी सी किताब के मुताले में मसरूफ पाया। मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? इमरान ने दरवाजे में खड़े होकर बड़े मौदबाना लहजे में कहा, और सर सुल्तान इमरान की आवाज सुनकर चौंक पड़े। ओ इमरान बेटे, आओ आओ, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने किताब बंद करके मेज पर रख दी। मैं इमरान बेटा नहीं हूं, वो इमरान हूं जिसका दिमाग दुरुस्त नहीं है। आपके नए मुलाजिम फजलू को अगर चंद लम्हे और मिल जाते तो शायद अब तक मेरा दिमाग दुरुस्त हो चुका होता। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। ओह, तो फजलू से हुई झड़प? बेचारा नया आदमी है, मैं उसे समझा दूंगा। और सुनाओ, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना था कि आप बीमार हैं, सोचा चलो ताजियत नहीं, ताजियत नहीं, लाहौल वला क्या कहते हैं, पुरसा, अरे नहीं पुरसा नहीं, बरसी नहीं, वो तो मोन्नेस है। और आप तो शायद, इमरान ने उलझकर दोनों हाथों से सर को पकड़ते हुए कहा, और उसके अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो क्या कहना चाहता है। तुम्हारा मतलब है बीमार पुरसी? सर सुल्तान ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। हाँ यही, लेकिन आप तो शायद मुजक्कर, अरे शायद क्या, यकीनन होंगे। फिर ये पुरसी क्या मायने? बीमार पुरसा होना चाहिए, इमरान ने जरा करते हुए कहा। शुक्र है तुम शायद से यकीनन पर तो आए। बहरहाल तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने पुरसी या पुरसा जो भी है की तो सही। आप सर अब्दुल-रशीद को जानते हैं? इमरान ने अचानक संजीदा लहजे में पूछा। सर अब्दुल-रशीद? वो एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी का डायरेक्टर। क्यों, क्या बात है? सर सुल्तान उसकी बात पर बेख्तियार चौंक पड़े। बिल्कुल वही। कैसा आदमी है? इमरान ने यूं पूछा जैसे उसके किरदार के मुतालिक छानबीन कर रहा हो। अच्छा आदमी है, मगर बात क्या है? सर सुल्तान ने संजीदा होते हुए कहा। कमाल है, आप उसे अच्छा आदमी कह रहे हैं जबकि वो मुझे कह रहा है कि मैं शादी कर लूं। अब खुद ही सोचिए, कोई अच्छा आदमी किसी को शादी का मशवरा दे सकता है? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा मैं समझ गया, लेकिन इमरान बेटे मौका अच्छा है, उसकी बेटी नसीम बड़ी खूबसूरत और ज़हीन लड़की है। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। तौबा तौबा, आप भी कहां पहुंच गए? इस उम्र में भी आप लड़कियों को ताड़ने से बाज नहीं आते। कुछ खुदा का खौफ करें। इमरान ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, और सर सुल्तान इमरान के इस रिमार्क पर बुरी तरह झेप गए। तो वाकई शैतान हो, अल्लाह बचाए तुमसे, सर सुल्तान ने झेपे हुए अंदाज में हंसते हुए कहा। लाहौल विला पढ़कर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन यहां से गायब होता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तजवीज पेश की। मजाक बंद करो और ये बताओ कि असल चक्कर क्या है? सर सुल्तान ने दानिस्ता तौर पर संजीदा होते हुए कहा, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर इमरान को ना रोका गया तो न जाने वो क्या कह डाले। मुजरिमों की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम हमारे मुल्क में सरगर्म कार है। वो एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी से एक फार्मूला उड़ाना चाहती है, एक ऐसा फार्मूला जो हमारी हुकूमत के लिए बेहद अहम है। इमरान ने भी संजीदगी इख्तियार करते हुए जवाब दिया। क्या कह रहे हो? कैसा फार्मूला?
अभी तक हुकूमत के इल्म में तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आया जिसकी खातिर बैनुल-अक़वामी मुजरिम मैदान में कूद पड़े। सर सुल्तान के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। यही तो सारा मसला है, हुकूमत इस फॉर्मूले से बेखबर है, जबकि मुजरिमों के कानों में उसकी भनक पड़ चुकी है। अगर एक दोस्त मुल्क की सीक्रेट सर्विस का सरबराह हमें ब्लू ईगल की यहां मौजूदगी से खबरदार न करता तो हम ख्वाब कछुआ, अरे नहीं ख्वाब कैंगरू, वक़्त क्या कहते हैं, ख्वाब। इमरान का जहन एक बार फिर पटरी से उतरने लगा। खरगोश, सर सुल्तान ने फौरन फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा। हाँ यही, हम ख्वाब खरगोश में रहते और मुजरिम खरगोश पकाकर खा भी चुके होते, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत संगीन मसला है, मैं अब्दुल रशीद से इस बारे में जवाब तलब करूंगा। उन्होंने हुकूमत को इस अहम तरीन फार्मूले से बेखबर क्यों रखा? सर सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। आपको जवाब तलबी की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा कि आप बीमार हैं, चलो आपकी जगह मैं खुद ही जवाब पुरसी कर लूं, मैं वहीं से आ रहा हूं, इमरान ने जवाब दिया। ओह, फिर वो क्या कहता है, उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की है? सर सुल्तान ने पूछा। दरअसल इसका कसूर नहीं, अभी फॉर्मूला उसके जहन के मुताबिक मुकम्मल नहीं हुआ, उसका ख्याल था कि उसे मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले किया जाए, इमरान ने जवाब दिया। ओ तो ये बात है, लेकिन मुजरिम इस नामुकम्मल फार्मूले से क्या हासिल करेंगे? मुजरिमों के लिए वो नामुकम्मल फार्मूला ही बड़ी अहमियत रखता है। बहरहाल मैंने सर अब्दुल रशीद को इजाजत दे दी है कि वो इत्मीनान से फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए काम करें, इमरान ने तफसील बताई। लेकिन मुजरिम, सर सुल्तान ने पूछा। मुजरिमों से हम निपट लेंगे, वो हमारी नजरों में है, जिस वक्त चाहें उनकी गर्दन पकड़ लें। मेरा आपके पास आने का मकसद और था, इमरान ने बड़े लापरवाहाना अंदाज में कहा। क्या? सर सुल्तान ने पूछा। आप सर अब्दुल रशीद को सरकारी तौर पर इस बात का हुक्म दें कि वो फार्मूला लेबोरेटरी के स्टोर से निकालकर सीक्रेट सर्विस के हवाले कर दें, क्योंकि जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाते मैं इस फार्मूले को दानिश मंजिल में महफूज रखना चाहता हूं, इमरान ने कहा। यह कौन सी बात है, मैं अभी सर अब्दुल रशीद से बात करता हूं, सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर करीब पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाते हुए उसका रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि घंटी बज उठी और सर सुल्तान ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। सुल्तान स्पीकिंग, सर सुल्तान ने बावकार लहजे में कहा। ब्लैक जीरो बोल रहा हूं जनाब, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ओ क्या बात है ताहिर, इमरान भी यहां मौजूद है, सर सुल्तान ने चौंकते हुए पूछा। ओ अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया है कि मैंने कैप्टन शकील को सर अब्दुल रशीद की निगरानी का हुक्म दे दिया है। हो सकता है कि सर अब्दुल रशीद को इस निगरानी का इल्म हो जाए। ऐसी सूरत में जाहिर है कि वो आपसे राब्ता कायम करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सीक्रेट सर्विस के चीफ से आपके जरिए ही राब्ता हो सकता है। तो आप मुझे फौरन इत्तला दे दें ताकि मैं जरूरत के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई कर सकूं, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, सर सुल्तान ने जवाब दिया। इमरान साहब से भी बात करा दें, ब्लैक जीरो ने कहा। तो सर सुल्तान ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान साहब खैरियत, आप सर सुल्तान के पास कैसे गए? ब्लैक जीरो ने पूछा। मैं सर अब्दुल रशीद से मिला था ताकि फॉर्मूले के बारे में बात कर सकूं। अब मैं सर सुल्तान के पास आया हूं ताकि सर सुल्तान से कहकर वो फॉर्मूला दानिश मंजिल भिजवा दूं। जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाते फॉर्मूले को दानिश मंजिल में ही रहना चाहिए, इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। मैं आ रहा हूं, फिर तफसील से बात होगी, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं अब चलता हूं। वैसे कैप्टन शकील होशियार आदमी है, इसलिए फौरी तौर पर फॉर्मूला हासिल करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर दूंगा, खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। दानिश मंजिल पहुंचकर जब वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो का चेहरा देखकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या बात है ताहिर, इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, अभी अभी सर सुल्तान का फोन आया कि सर अब्दुल रशीद की बेटी को मुजरिमों ने अगवा कर लिया है और धमकी दी है कि अगर फॉर्मूला उनके हवाले न किया गया तो उनकी बेटी को ना सिर्फ बेइज्जत किया जाएगा बल्कि जान से मार दिया जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह, इसका मतलब है बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, इमरान ने दांत पीसते हुए कहा। कैप्टन शकील सर अब्दुल रशीद के पास मौजूद था क्योंकि उससे सर सुल्तान ने बात की थी। फिर मैंने उसे ट्रांसमीटर पर हिदायत दे दी है कि वो मुसलसल उनके साथ रहे ताकि कहीं वो खौफजदा होकर फॉर्मूला मुजरिमों के हवाले न कर दें, ब्लैक जीरो ने बताया। ठीक है, जूलिया और सफदर की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली है या फिर हलाकू खान की सुराही ने कुछ बताया है, इमरान खान ने पूछा। सुराही भी खामोश है और उन दोनों की तरफ से फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं मिली, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओके, तुम ऐसा करो कि कैप्टन शकील के अलावा बाकी मेंबर्स को कॉल करके 13 ईस्ट विंग भेज दो, मैं वहीं जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि मुजरिमों ने सर अब्दुल रशीद की बेटी को अगवा करके वहीं रखा होगा, इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके वहां भिजवा देता हूं, वो आपसे मजीद हिदायत ले लेंगे, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया और इमरान सर हिलाता वापस मुड़ गया। उसके जहन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि आखिर मुजरिमों को इस हद तक जाने की क्यों जरूरत पेश आई। इससे कबल तो वो खुफिया तौर पर सब कार्रवाई करना चाहते थे। साफ जाहिर है कि फॉर्मूला उन्हें सीधे हाथों नहीं मिल सका, इसलिए वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। इमरान यही सोचता हुआ कार तक आया और फिर उसने सबसे पहले कार की ड्राइविंग सीट उठाकर उसके नीचे मौजूद खुफिया बॉक्स से जदीद तरीन मशीन गन निकालकर बाहर रखी और फिर सीट बंद करके उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। उसकी छठी इस बता रही थी कि यह केस इतना सीधा और आसान साबित नहीं होगा जितना बाजाहिर नजर आ रहा है। यह सोचता हुआ वो कार दानिश मंजिल से निकालकर ईस्ट विंग कॉलोनी की तरफ
ओढ़ाए चला जा रहा था। दूसरी तरफ जूलिया बड़ी बेबसी के आलम में बैठी माइकल को अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। जैसे ही उसका चेहरा जूलिया के सर के करीब आया तो जूलिया ने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को झटका दिया और उसके सर की जर्ब माइकल की नाक पर पूरी कुव्वत से पड़ी और उसके साथ ही जिस सोफे पर जूलिया बैठी हुई थी वो उलटकर पीछे खड़े हुए माइकल के ऊपर गिरता चला गया। नाक पर पड़ने वाली अचानक टक्कर से माइकल लड़खड़ा गया था और फिर सोफा उलटकर उससे टकराया तो वो नीचे फर्श पर जा गिरा और जूलिया सोफे समेत उसके ऊपर जा गिरी, मगर सोफा उसके ऊपर गिरते ही लुढ़क गया और जूलिया सोफे समेत साइड में जा गिरी। सोफे के इस तरह लुढ़कने से वो तार जो फर्श से निकलकर सोफे में गायब हो रही थी झटका लगने से टूट गई और उसके टूटते ही जूलिया के जिस्म को जकड़ने वाली वो सलाखें जो सोफे के एक बाजू से निकलकर दूसरे बाजू में गायब हो गई थी चर्र की तेज आवाज से गायब हो गई। जूलिया सोफे की बंदिश से आजाद हो गई। सोफे की गिरफ्त से आजाद होती जूलिया उछलकर खड़ी हुई, मगर उसी लम्हे उसको पहलू पर माइकल की जोरदार लात खानी पड़ी। ये जरब इतनी जबरदस्ती कि जूलिया उछलकर मुंह के बल सामने वाले सोफे पर जा गिरी। माइकल ने उसके गिरते ही तेजी से छलांग लगाई, मगर जूलिया इंतहाई फुर्ती से करवट बदल गई और माइकल अपने ही जोर में सीने के बल सोफे में धंसता चला गया। जूलिया ने पलटकर पूरी कुव्वत से खड़ी हथेली का वार माइकल के पहलू पर किया और उसके साथ ही वो उछलकर खड़ी हो गई। माइकल जरब खाने के बावजूद कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। नाक से खून की लकीर निकलकर उसके होंठों में गायब हो रही थी। मैं तुम्हें पीस डालूंगा, मार डालूंगा, माइकल ने किसी जख्मी दरिंदे की तरह गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में अब वहशत और दरिंदगी के आसार नुमाया हो गए थे। तुमने मुझे हाथ लगाकर अपनी मौत को आवाज दे ली है माइकल, जूलिया ने भी जवाब में गुर्राते हुए कहा और ऐन उसी में माइकल ने छलांग लगा दी। जूलिया ने फुर्ती से दाएं पहलू पर अपने जिस्म को काटा, मगर माइकल लड़ने भिड़ने के फन में माहिर था। उसने हवा ही में अपनी पोजीशन को बदल लिया और उसका जिस्म दाएं पहलू पर कटते हुए जूलिया के जिस्म से पूरी कुव्वत से टकराया और जूलिया को अपने साथ लिए हुए कालीन पर जा गिरा। माइकल नीचे गिरते ही अपने दोनों घुटने समेट लिए। वो शायद घुटनों की भरपूर जरब जूलिया के पेट पर मारना चाहता था, मगर जूलिया ने नीचे गिरते ही अपनी दोनों टांगे फुर्ती से समेटी और माइकल हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया और जूलिया उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ी हो गई। फिर माइकल को उठने में बस एक सेकंड की देर हो गई और जूलिया ने इंतहाई फुर्ती से उसकी टांग पकड़कर अपनी तरफ खींची और बाईं टांग की भरपूर जरब उसके पेट के निचले हिस्से में लगाई। माइकल के हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। उसके साथ ही जूलिया ने अपने जिस्म को लट्टू की तरह घुमाया और माइकल का जिस्म भी उसके साथ ही घूमता चला गया। जूलिया शायद उसकी टांग घुटने के ऊपर से तोड़ना चाहती थी, मगर माइकल ने इंतहाई फुर्ती से काम लिया और जैसे ही जूलिया के साथ उसका जिस्म घूमा उसकी दूसरी लात की भरपूर जरब जूलिया के पुछ पर पड़ी और जूलिया उछलकर मुंह के बल आगे कालीन पर जा गिरी। फिर उन दोनों नोटों में एक साथ फुर्ती का मुजाहरा किया, लेकिन इस बार भी जूलिया ने अपनी बेपनाह फुर्ती की वजह से माइकल पर बरतरी हासिल कर ली। उसने उठकर लड़ने के बजाय तेजी से उल्टी कलाबाजी खाई और उसका जिस्म पुश की तरफ से कमान की तरह झुका। उसने दोनों हाथ फर्श पर टेके और दूसरे लम्हे उठते हुए माइकल के गर्दन के गिर्द उसकी दोनों टांगे ऑक्टोपस की तरह लिपटती चली गईं। इसके साथ ही जूलिया का जिस्म बिजली की तेजी से फर्श पर करवटें बदलता चला गया और माइकल भी इसके साथ ही बुरी तरह लोट-पोट होता हुआ कमरे में घिसटता रहा। उसका हलक से बेख्तियार चीखें सी निकल रही थीं और फिर जैसे ही उसे मौका मिला उसने पूरी कुव्वत से दोनों हाथ जोड़कर जूलिया की पिंडलियों पर भरपूर वार किया और जूलिया के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी दोनों पिंडलियों की हड्डियां इस जरब से चूर चूर हो गई हों और एक लम्हे के लिए उसका पूरा जैसे मफलूज सा हो गया। माइकल ने उसी लम्हे से फायदा उठाया और वो उछलकर ना सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि उसने पूरी कुव्वत से जूलिया के दाएं पहलू पर लात मार दी और जूलिया पलटकर दीवार के साथ जा टकराई। माइकल ने उस पर छलांग लगा दी, मगर जूलिया चिकनी मछली की तरह नीचे से फिसलकर एक तरफ हो गई और माइकल पूरी कुव्वत से दीवार से जा टकराया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे कर दिए थे, इसलिए उसका सर दीवार से टकराने से बच गया, वरना शायद उसका सर दीवार से टकराकर हजारों टुकड़ों में तब्दील हो जाता। जूलिया एक बार फिर खड़ी होने में कामयाब हो गई थी, मगर पिंडलियों पर लगने वाली भरपूर जरब से वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और लड़खड़ाकर कोने में रखी हुई मेज पर गिर गई। माइकल तड़प कर सीधा हुआ और उसने ब्लू रेंज के से अंदाज में नीम दायरा बनाते हुए जूलिया पर छलांग लगा दी। वो शायद जूलिया को दीवार के उस कोने में ही रगेत कर खत्म कर देना चाहता था, मगर इससे पहले कि उसका जिस्म जूलिया से टकराता, जूलिया ने मेज पर ही दोनों हाथ टिकाते हुए अपने जिस्म को हवा में उछाला और उसकी दोनों टांगें अपने ऊपर बाज की तरह चपटते हुए माइकल के सीने पर बड़ी कुव्वत से पड़ी और माइकल इस तरह उड़ता हुआ वापस पलटा और दरवाजे के साथ लगे हुए स्विच बोर्ड के साथ एक धमाके से टकराया और नीचे जा गिरा। जूलिया का जिस्म फ्लाइंग किक लगाकर जैसे ही नीचे गिरा, एन उसी लम्हे फर्श की वही जगह जहां जूलिया गिरी थी किसी तख्ते की तरह फट गई। शायद माइकल का जिस्म लगने से स्विच बोर्ड पर लगा हुआ कोई बटन दब गया था और जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म लामुतनाही गहराई में किसी हकीर तिनके की तरह गिरता चला जा रहा हो। उसके हलक से हल्की सी चीख निकली और फिर उसके होश आवास उसका हाथ छोड़ गए।
उधर माइकल जब स्विच बोर्ड से टकराकर नीचे गिरा तो वो तेजी से उठ खड़ा हुआ, मगर दूसरे लम्हे उसका दिमाग किसी फिरकी की तरह घूम गया, क्योंकि जूलिया अचानक गायब हो गई थी। यूं लगता था जैसे वो कोई भूत हो जो अचानक गायब हो गई हो। वो हैरत से आंखें फाड़े कमरे के उस कोने को देखता रहा जहां जूलिया गायब हो गई थी। उसे शायद इस खुफिया बटन या वहां से फर्श के हटने की तकनीक का इल्म ना था। उसने कुछ दिन पहले ही इस कोठी में रिहाइश रखी थी। इससे पहले ये कोठी उसकी तंजीम के एक फर्द के कब्जे में थी और ब्लू ईगल के अचानक आने की वजह से वो वहां से हट गया था। उसे शायद माइकल को उस कमरे के पूरे मैकेनिज्म से आगाह ना किया था। ब्लू ईगल को सिर्फ सोफे से निकलने वाली सलाखों और शटर्स के दरवाजों पर गिरने का ही इल्म था, लेकिन अब जूलिया के अचानक गायब हो जाने से वह हैरत से बुद्ध बना उस जगह को देखता रहा। उसने आगे बढ़कर उस जगह पर जोर से पैर मारा जहां जूलिया एक लम्हा पहले खड़ी थी, लेकिन फर्श से ऐसी कोई आवाज पैदा ना हुई जिससे वो ये समझता कि यहां से फर्श अलहदा है। कालीन उसी तरह पूरे कमरे के फर्श पर बिछा हुआ था। माइकल ने झुककर गौर से उस जगह को देखना शुरू किया और फिर चंद ही लम्हों में उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि एक मखसूस चौकोर कते में कालीन का टुकड़ा बाकी कालीन से अलहदा है, लेकिन ऐसा गौर से देखने पर ही मालूम होता था, क्योंकि कालीन पर बने हुए बड़े बड़े फूल इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि बारीक सी लकीर आम नजरों से देखने पर महसूस तक न होती थी। माइकल एक तवील सांस लेता वह सीधा हो गया। उसने सर पर हाथ फेरकर परेशान बालों को संवारने की कोशिश की, अपने आप को संभाला और फिर वो मेज पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो, वेगस स्पीकिंग। राब्ता कायम होती दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, ब्लू ईगल। माइकल ने अपने लहजे में जबरन काबू पाते हुए कहा, यस बॉस, हुक्म फरमाइए। शटर रूम में फर्श हटने का भी कोई मैकेनिज्म है? ब्लू ईगल के लहजे में करख्तगी होत कर आई। ओ हाँ बॉस, उस वक्त मैं बताना भूल गया। कमरे के शुमाली कोने में एक चौकोर कता स्विच बोर्ड के दरमियान में लगे हुए जर्द रंग के छोटे बटन को दबाने से किसी तख्ते की तरह हट जाता है। वेगस ने जवाब दिया। इसमें गिरने वाला कहां जाता है? माइकल ने दांत भींचते हुए कहा। बॉस, नीचे गहराई में गटर है। ये मैकेनिज्म मैंने लाशों से छुटकारा पाने के लिए तैयार कराया था। ये गटर आगे जाकर शहर के मेन गटर में मिल जाता है। इस तरह यहां से फेंकी जाने वाली लाश हजारों फीट दूर जाकर किसी सेवरेज के तालाब में ही मिलती है और इस वक्त तक लाश का हुलिया तक बिगड़ जाता है और पहचाने जाने के काबिल नहीं रहती। इस तरह हम पर किसी को शुबा तक नहीं होता। वेगस ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है। ब्लू ईगल ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। वो सोच रहा था कि अच्छा ही हुआ कि अचानक ये बटन दब गया और जूलिया नीचे गटर में जा गिरी, क्योंकि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो किसी भी तरह जूलिया पर काबू ना पा सका था और जिस दिलेरी, फुर्ती और तेजी से वो लड़ रही थी उससे जाहिर था कि अगर वो अचानक गटर में ना गिरती तो माइकल के लिए खौफनाक खतरा बन जाती। उसे यकीन था कि गटर में गिरने के बाद जूलिया के जिंदा बच निकलने का 1% भी इम्कान नहीं, क्योंकि अव्वल तो गटर में जहरीली गैस ही उसका खात्मा करने के लिए काफी है और फिर अचानक गिरने से वो यकीनन बेहोश हो गई होगी। दूसरे लफ्जों में माइकल के ख्याल के मुताबिक हर हालत में उसकी मौत यकीनी हो चुकी थी। माइकल ने आगे बढ़कर शटर्स उठाने वाला बटन दबा दिया और सर्र की तेज आवाजों से दरवाजे और खिड़कियों पर से शटर्स उठते चले गए। माइकल तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके कपड़े तकरीबन फट गए थे, चेहरे पर जरबों के निशानात थे और जिस्म टूट रहा था। वो कोठी में मौजूद अपने कारकुनों के सामने जाने से पहले अपना हुलिया ठीक करना चाहता था, इसलिए सीधा माशिया के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। जिंदा साए 8वां बाब इख्तिताम।